गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे मेडिवल हिस्ट्री का एक इंटरेस्टिंग पार्ट जिसका नाम था दिल्ली सल्तनत। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिल्ली सल्तनत in our series that we conducted last time, and it was very interesting also, and it is very important from exam perspective also. आज हम इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए और एक इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण जो पार्ट है हमारे एग्ज़ाम प्रिपरेशन का उसमें जाने वाले हैं, और उसका नाम है मुग़ल एम्पायर। लेकिन मुग़ल एम्पायर शुरू होने से पहले आज का खास करके जो लेक्चर हमारा है उसमें हम क्या देखने वाले हैं। दिल्ली सल्तनत जब ख़त्म हुआ 1526 में, जब मुग़ल एम्पायर के फाउंडर बाबर ने दिल्ली सल्तनत के जो लास्ट सुल्तान थे इब्राहिम लोधी, जब उनको मारा था, जो हम लास्ट सीरीज़ में हम देख चुके हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि मुग़ल एम्पायर तो आ गया था। उसके बाद हम देखेंगे कि मुग़ल एम्पायर तो आ गया था, बाबर और उनके बेटे हुमायूं, ये जो पहले दो मुग़ल एम्पायर से, उन्होंने कुछ काल तक फॉर सम टाइम्स दे रूल्ड इन इंडिया, बट बिफोर द मुग़ल एम्पायर कुड स्प्रेड थ्रू आउट इंडिया, मुग़ल एम्पायर रिसीव्ड अ सेटबैक। मुग़ल एम्पायर को एक बहुत ही ज़बरदस्त सेटबैक या शॉक लगा था। क्यों? बाबर की डेथ के बाद 1530 में जो मुग़ल एम्पायर के फाउंडर है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, उनकी डेथ हुई थी, और उनके बाद उनके बेटे हुमायूं गद्दी पे आ गए थे मुग़ल एम्पायर के। लेकिन हुमायूं को जो चैलेंज किया था वह एक ऐसे शख्स ने किया था जिसने ना कि पूरा भारत या हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया उस समय हिला के रख दी थी। सिर्फ 15 साल के लिए उस शख्स ने जो एम्पायर या साम्राज्य खड़ा किया था वो सिर्फ 15 साल टिका था। लेकिन उस 15 साल में उस शख्स ने ऐसा कुछ कर दिया जो ऑलमोस्ट दुनिया में लगभग सारे बादशाह, शहनशाह, सम्राट, मोनार्क्स, किंग्स, सबको करना ऑलमोस्ट नामुमकिन होगा। तो आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे उसी शख्स के बारे में, और जो शख्स और उसने जो एम्पायर खड़ा किया उसके बारे में। तो उस शख्स का नाम, जैसे हम यहाँ पे देख पाएंगे, उसका नाम है शेर शाह सूरी। और उसने जो एम्पायर खड़ा किया और जो 15 साल चला था, सिर्फ और सिर्फ 15 साल, 1540 से लेके 1555, ये 15 साल वो एम्पायर चला था। उस एम्पायर को हम कहते हैं सुर एम्पायर। तो इस एम्पायर के जो फाउंडर है शेर शाह सूरी, सूरी एक अफगान ट्राइब है। सूरी जो है एक अफगान ट्राइब है, और उसी वजह से उन्होंने जो एम्पायर खड़ा किया उसको हम सुर एम्पायर कहते हैं। और यही शेर शाह सुर डायनेस्टी के भी अपने संस्थापक या फाउंडर माने जाते हैं। चलिए देखते हैं कि शेर शाह है कौन, इतनी बड़ी शख्सियत, और जिनके बारे में हम जाने की हमारी क्यूरियोसिटी डेफिनेटली बढ़ेगी। आप सभी की क्यूरियोसिटी बढ़ रही होगी, ये मैं बिल्कुल जानता हूँ। तो वो शेर शाह जो है वो बेसिकली आपके बिहार में पैदा हुए थे। आज का जो हमारा बिहार है, स्टेट ऑफ बिहार, वहाँ पे पैदा हुए थे। और ससाराम नाम की जगह है बिहार में, इसको हम संस्कृत में सहस्त्राम कहते हैं। संस्कृत में उस जगह को क्या कहते हैं? सहस्त्राम। तो उसका जो कॉमन टर्म है या कॉमन जो बोली है बोलने के लिए, वो नाम है ससाराम। तो ससाराम जो है बिहार में, वहाँ पे इनका बर्थ हुआ था। इनका बर्थ नेम या ओरिजिनल नेम फारिद था। इनका बर्थ या ओरिजिनल नेम जो है फारिद था। फारिद खान कहते थे उनको। और वो ससाराम के जो जागीरदार थे हसन खान, उनके बेटे थे। शेर शाह सूरी जो है, जो जिनका ओरिजिनल नाम फारिद खान है, शेर शाह तो वो बाद में बनने वाले थे। तो फारिद खान बेटे किसके हैं? हसन खान, जो कि आपके ससाराम के जहागीरदार थे। जो ससाराम बिहार में है, वहाँ के वो जहागीरदार थे।
शेर खान को या फारिद खान को ये शेर खान ये टाइटल क्यों मिला? तो ऐसा कहा जाता है कि बचपन से ही वो बहुत ब्रेव थे, हैं? वो बहुत ही शौर्यशाली थे, पराक्रमी थे। तो उसकी वजह से क्या था कि ऐसा माना जाता है कि बचपन में उन्होंने शेर के साथ फाइट किया था और शेर का शिकार भी किया था और बहुत कम उम्र में शेर को मारा, इसलिए उनका अभी टाइटल आ गया शेर खान। तो अभी फारिद खान क्या बनते हैं? शेर खान बनते हैं। और उस समय जो अफगान रूलर्स थे, लोधी जो वंश है, जो दिल्ली सल्तनत में लास्ट जो वंश था, लोधी वंश या डायनेस्टी, उसी वंश के जो आपके आगे रूलर्स थे, वही रूलर्स यहाँ पे बिहार में रूल कर रहे थे। क्योंकि हमने देखा था कि लोधी दिल्ली सल्तनत की पहली अफगान डायनेस्टी थी, पहला वो अफगान वंश था। तो उसी वो डायनेस्टी या उसी वंश के जो वंशज है वो अभी बिहार में रूल कर रहे थे। तो ये अफगान जो है उनकी तरफ से ये टाइटल दिया गया था शेर खान। किसको? फारिद खान को। और फिर हम देखेंगे कि 1540 आते आते जो फारिद खान अभी शेर खान बन चुके थे, उन्होंने, जैसा मैंने बताया, बाबर के जो बेटे हैं हुमायूं, वो उस समय मुगल साम्राज्य के तख्त पे थे। हुमायूं आगरा से रूल करते थे और शुरुआत में शेर शाह ससाराम से ही रूल करते थे। और आगे जाके भी शेर शाह का जो एम्पायर बड़ा आ गया, एक बड़ा एम्पायर बन गया, एक भारत का बड़ा हिस्सा वो रूल कर रहे थे, तो ज़्यादातर उनने ससाराम से ही रूल किया था। अभी इसके आगे हम देखेंगे शेर शाह का एम्पायर कितना बड़ा था। ठीक, तो वो शेर शाह शाह कैसे बन गए? उनको शाह टाइटल कहाँ से आ गया? जब वो पूरे नॉर्थ इंडिया या उत्तर भारत के आपके रूलर बन गए या उसके प्रमुख बन गए, तब हम देखेंगे कि उनका टाइटल आता है शाह। तो शेर शाह, शेर खान अभी शेर शाह से नाम से जाने जाएंगे। और उनका जो डायनेस्टिक टाइटल या वंश का टाइटल है सुर, तो उसके लिए सूरी। तो उनका नाम अभी हो गया शेर शाह सूरी। और वो कब होगा? जब खास करके शेर शाह जो है वो हुमायूं को 2 बार हराएंगे। 1539 में चौसा नाम की एक जगह है, वहाँ पे पहला ये हुआ था युद्ध या मुकाबला हुमायूं और शेर शाह के बीच में। तब पहली बार शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। और दूसरे साल, मतलब तुरंत आने वाले साल में 1540 में, जो यूपी में कन्नौज नाम की जगह है, जिसको बिल ग्राम भी कहा जाता है, यूपी में कन्नौज नाम की जगह है जिसको बिलग्राम भी कहा जाता है, उस कन्नौज या बिलग्राम में शेर शाह ने हुमायूं को फिर से हरा दिया था। और ऐसे 2 बार एक के बाद एक हराने के बाद हम देखेंगे शेर शाह सूरी, जैसे हम यहाँ पे मैप में देख पाएंगे, इतने बड़े एरिया के रूलर बन चुके थे। वो उनका साम्राज्य था, वो उनका एम्पायर था, ठीक, जो शेर शाह ने 1540 से लेकर 1545 के बीच में बनाया था, सिर्फ 5 साल में। बहुत ही बड़ा एम्पायर हम देख पाएंगे। और उसको 5 साल में उन्होंने बहुत अच्छे से इफ़िशिएंटली एक स्ट्रांग एंड ऑर्गेनाइज तरीके से रूल किया था। ठीक, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात शेर शाह के बारे में ध्यान में रखिए। तो लगभग पूरा उत्तर भारत, और कश्मीर का बहुत सारा हिस्सा छोड़ दिया जाए तो लगभग पूरा उत्तर भारत उनके कब्जे में था। तो पाकिस्तान में आज का जो कराची वगैरह है, वहाँ से लेके सिंध, मुल्तान, पाकिस्तान का पंजाब का पार्ट, और कुछ अफगानिस्तान के एरियाज जो शेर शाह के एम्पायर में टच हो रहे थे, उनको लेके दक्षिणी कश्मीर जो जम्मू का पार्ट है, वहाँ से लेके ठीक पूरा उत्तरी भारत और मैदान, और फिर आपका बिहार, ठीक, बंगाल और इवन बांग्लादेश, यहाँ तक शेर शाह का एम्पायर फैला हुआ था। नीचे वो नर्मदा नदी के तट तक आ रहा था, ये लगभग महाराष्ट्र और जो आज का मध्य प्रदेश है उसके बॉर्डर को वो टच कर रहा था। तो इतने बड़े एरिया को वो 5 साल में उन्होंने वो बड़ा एरिया क्रिएट किया था, तो बहुत अच्छे से वो रूल कर पा रहे थे। तो वो किस वजह से वो सब कुछ कर पा रहे थे हमें देखना है। वो किस तरह के वो प्रशासक थे, किस तरह के वो एडमिनिस्ट्रेटर थे, वो हमें यहाँ पे देखना है। जैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे अपने लाइफ में, और ख़ास करके जब अब यूपीएससी सिविल सर्विसेज या आईएएस एग्ज़ाम के लिए अगर प्रिपेयर करोगे, अगर आपका एडमिनिस्ट्रेशन में आना है तो आईएएस के एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना पड़ता है। तो उसमें हमें हर एक जो इंडियन हिस्ट्री में बड़े बड़े नाम होते गए,
रूलर्स होके गए, उनकी जो अचीवमेंट्स है उस अचीवमेंट्स को देखते देखते एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन देखना पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि शेरशाह का एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन कैसे था। सो एज वी कैन सी एंड एज आई हैव मेंशन, even though he was ruling, or he ruled only for 5 years, he had a tremendous and what we can say excellent as well as efficient administrative system. Okay, despite ruling only for 5 years, Sher Shah had an excellent and efficient administrative system. So if you see his so-called central structure of administration, then Sher Shah himself would be helped by or would be associated by 4 important offices. Sher Shah would be aided by or helped by or associated by 4 important offices or ministers who were holding these offices. तो पहला हम देख पाएंगे दीवान ए वजारत। तो ये पर्शियन टर्म से, ये ध्यान में रखिए। और खास करके क्या है कि दीवान का मतलब होता है डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री। ओके, और एग्जाम परस्पेक्टिव से ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है। एज द फॉलोइंग, ये कभी फैक्चुअल क्वेश्चन, ठीक, या कभी कभी आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस में आपको ये टर्म्स वगैरह पूछे जाएंगे। सो दीवान ए वजारत, जिसको हम वजीर भी कहते हैं, इस डिपार्टमेंट का इंचार्ज जो था वो वजीर था। वो खास करके रेवेन्यू और फाइनेंस ये चीज़ें देखता था। वजीर क्या देखता? रेवेन्यू और फाइनेंस देखता था शेर शाह के अंडर। दूसरा महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट था दीवान ए आरीज। दीवान ए आरीज, दीवान ए आरीज का मतलब होता है मिलिट्री डिपार्टमेंट। दीवान ए आरीज का मतलब क्या होता है? मिलिट्री डिपार्टमेंट, ठीक, या इंचार्ज ऑफ आर्मी। तीसरा होता है दीवान ए रिसालत। तीसरा डिपार्टमेंट था दीवान ए रिसालत या रसालत। उसका मतलब होता है फॉरेन मिनिस्ट्री एंड फॉरेन मिनिस्टर। और चौथा है आपका दीवान ए इंशा। चौथा है दीवान ए इंशा, वो आपके मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशंस थे। दीवान इंशा कौन है? मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन। ये शेर शाह का सेंट्रल स्ट्रक्चर था प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन का। आइए अभी देखते हैं कि सेंट्रल स्ट्रक्चर के नीचे उसका प्रशासन कैसे ऑर्गेनाइज हुआ था। तो प्रोविंशियल लेवल की अगर बात करते हैं तो शेर शाह का एम्पायर जो है बहुत सारे प्रोविंसेस या इक्ताज में डिवाइड हुआ था। इक्ता जो है वो शेर शाह के प्रोविंसेस थे, ठीक है, अलग अलग इक्ताज में उसको डिवाइड किया गया था। और उसको चलाने के लिए एक सिस्टम थी इक्तादारी सिस्टम। उसको चलाने के लिए क्या है? एक खास सिस्टम लाई थी इक्तादारी सिस्टम, ठीक। इस सिस्टम में क्या है, एक पर्टिकुलर जो एरिया है आपका टेरिटरी का या लैंड का, वो किसी मिनिस्टर को या किसी एक इम्पोर्टेंट ऑफिशियल को दिया जाएगा और वो उस एरिया को एडमिनिस्ट्रेट करेगा। उसमें लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करेगा, उसमें से लैंड रेवेन्यू या अदर टैक्सेस जो है उसको भी कलेक्ट करेगा एंड इफिशिएंटली बेसिकली पब्लिक वेलफेयर पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करेगा। ऐसा जो ऑफिसर होता था उसको हम इक्तेदार या मुक्ति कहेंगे। शेर शाह के समय ऐसे ऑफिसर को क्या कहते थे? इक्तेदार या मुक्ति कहते थे। फिर जो इक्ताज है या प्रोविंसेस, उसको 47 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया था। उसको क्या है? 47 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया था। और शेर शाह के अंडर डिस्ट्रिक्ट को सरकार कहते थे। शेर शाह के समय में क्या था? डिस्ट्रिक्ट को सरकार कहते थे। और जो सरकार है उसका जो हेड है खास करके लॉ एंड ऑर्डर का, उसको हम चीफ शिकदार या फौजदार कहेंगे। शेर शाह के अंडर जो 47 डिस्ट्रिक्ट थे जिसको सरकार कहते थे, उस सरकार का जो हेड है, जैसे आज डिस्ट्रिक्ट में पुलिस का हेड होता है एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस, और जो डिस्ट्रिक्ट का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता है वो डीएम या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। उस समय था चीफ शिकदार, जिसको फौजदार भी कहा जाता था। उस समय कौन था? चीफ शिकदार जो था, जिसको हम फौजदार भी कहते हैं। ठीक, फौजदार ये वर्ड तो सबने सुना ही है। तो वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और उसी के साथ साथ और एक ऑफिशियल हमें दिखता है, जो डिस्ट्रिक्ट जज था उस समय, उसी सरकार में या डिस्ट्रिक्ट में जो जज था डिस्ट्रिक्ट का, उसको कहते थे चीफ मुंशिफ। चीफ मुंशिफ जो था वो डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पे काम करता था।
तो देखिए आप ये कितनी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है या इन्फॉर्मेशन है। हम आराम से देख पाएंगे कि कितनी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है और एग्जाम परस्पेक्टिव से भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये टर्म्स के बारे में हमेशा क्वेश्चंस आपको आते हैं। फिर आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। तो जो सरकार है, सरकार किस में डिवाइड हुआ है? परगना में। सरकार किस में डिवाइड हुआ है? परगना में। जैसे आज हम देखते हैं कि हमारा इंडिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर हर एक स्टेट होता है, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया। स्टेट के अंडर डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट के अंडर आपका तहसील या आपका तालुका होता है, और उसके बाद नीचे सिटी या आपका विलेज होता है। उस समय भी वैसा ही था कि एम्पायर के नीचे इक्ता आएगा जो प्रोविंस या स्टेट की तरह काम करेगा, फिर डिस्ट्रिक्ट मतलब सरकार, और फिर तहसील या तालुका लेवल जो है, जिसको हम सब डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, उसको उस समय कहा जाता था परगना। सब डिस्ट्रिक्ट, तहसील या तालुका लेवल जो है, उस एरिया को या टेरिटरी को परगना कहते थे, और उसको हैंडल करने के लिए अलग अलग ऑफिशियल्स थे। उस परगना को हैंडल करने के लिए अलग अलग ऑफिशियल्स थे। जो परगना लेवल पे मिलिट्री ऑफिशियल था उसको शिकदार कहा जाता था। परगना लेवल पे जो मिलिट्री ऑफिशियल है उसको शिकदार कहा जाता था। जो लैंड रेवेन्यू हैंडल करता था उसको आमीन कहा जाता था। परगना लेवल पे जो लैंड रेवेन्यू हैंडल करता था उसको आमीन कहा जाता था। जो ट्रेजरर था उसको फोटेदार कहा जाता था। जो ट्रेजरर था उसको फोटेदार कहा जाता था। और जो अकाउंटेंट था उसको कारकुन कहते थे। जो अकाउंटेंट उस समय थे उनको कारकुन कहा जाता था। और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में एक हिस्सा था या एक पार्ट था लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। एक हिस्सा या एक पार्ट क्या था? लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऑलरेडी हमने देखा कि परगना लेवल पे आमीन नाम का जो ऑफिसर है वो लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का इंचार्ज था। तो उसके अंडर हम देखेंगे कि लैंड सर्वे और लैंड असेसमेंट बहुत केयरफुली किया जाता था। आमीन के सुपरविजन के अंडर लैंड सर्वे और लैंड असेसमेंट बहुत केयरफुली किया जाता था। क्यों? क्योंकि लैंड सर्वे और लैंड असेसमेंट साइंटिफिक बेसिस पे जब करेंगे, केयरफुली करेंगे, तब हमें कितना रेवेन्यू मिल सकता है, एस्टिमेटेड रेवेन्यू या पोटेंशियल रेवेन्यू आने वाले समय में, वो बेसिकली गवर्नमेंट को पहले से पता चलता था। और उस हिसाब से बेसिकली गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज बनाएगा या कहाँ कहाँ हमें आने वाला पैसा खर्च करना है, उसके बारे में वो डिसीजन लेता था। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट था। और ये जो सर्वे होता था उस हिसाब से लैंड को जो टैक्स, लैंड के ऊपर जो टैक्स लगाना है, उस लिए लैंड्स को 3 हिस्सों में क्लासीफाई किया जाता था या बांटा जाता था। लैंड वाज क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस, especially the cultivable land. All the cultivable land it was classified into 3 classes: good, middle and bad. गुड, मिडल एंड बैड। ये कैसे किया जाएगा? जो सॉइल की क्वालिटी है और सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसके बेसिस के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ अ सॉइल क्वालिटी और फर्टिलिटी, लैंड वाज कैटेगराइज्ड इनटू गुड, मिडल एंड बैड। और फिर हम देखेंगे कि ओवरऑल जो तीनों टाइप्स के लैंड है और उस तीनों टाइप के लैंड्स में जो प्रोडक्शन है या जो प्रोडक्टिविटी है उसका एवरेज निकालेंगे और उस एवरेज का 1/3 पार्ट एज ए लैंड रेवेन्यू स्टेट या एम्पायर लेता था। स्टेट और एम्पायर यूज्ड टू टेक 1/3 पार्ट ऑफ अ लैंड रेवेन्यू एज अ पार्ट ऑफ एवरेज प्रोडक्शन। ठीक। और ये जो लैंड रेवेन्यू है वो कैश या आपका काइंड या क्रॉप, आप दोनों में दे सकते हो। क्रॉप को शेयर करके भी बेसिकली लैंड रेवेन्यू आपका वसूल किया जाता था, या आप कैश में भी पे कर सकते हो। इस दोनों तरीके से हम देखेंगे कि लैंड रेवेन्यू आपका शेरशाह के टाइम में लिया जाता था। तो लैंड रेवेन्यू के साथ साथ शेरशाह ने करेंसी के मामले में भी रिफॉर्म्स किए थे। शेरशाह एक्चुअली कैश कल्चर जो है वो प्रमोट करना चाहता था। ठीक, जैसे आज हमारा करंट गवर्नमेंट डिजिटल जो आपका करेंसी है या डिजिटल ट्रांजैक्शंस जो है उसको प्रमोट कर रहा है। फ़ोन पे, ठीक, पेटीएम या आपका भीम यूपीआई एक्सेट्रा। उस समय बेसिकली बार्टर सिस्टम ज़्यादा चलती थी।
कैश या कॉइन्स का इस्तेमाल बहुत कम होता था। तो शेरशाह चाहते थे कि कैश या कॉइन्स का इस्तेमाल जो है वो बढ़े, और इसलिए शेरशाह ने एक नया कॉपर कॉइन इशू किया था जिसका नाम था दाम। आज भी ये टर्म हम हमेशा देखते हैं या सुनने में आता है। कैसे? हम कभी भी मार्केट में जाइए, बहुत बार हम सुनते हैं लोगों को पूछते हुए, इस चीज़ का दाम क्या है बताइए ज़रा। लोग दुकानदार से पूछते हैं, सब्जी वाले से पूछते हैं, इस चीज़ का दाम क्या है बताइए। दाम इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। दाम का मतलब प्राइस है। तो दाम का मतलब जो प्राइस है, तो वो ये टर्म कहाँ से आता है? कि जो शेरशाह सूरी ने नया कॉइन चालू किया था दाम, उसकी वजह से आता है। और इसका ही आपका कनेक्शन इंग्लिश फ्रेज में भी दिखता है। एक इंग्लिश फ्रेज में भी इसका कनेक्शन है। इंग्लिश में एक कहावत है, आई डोंट गिव अ डैम। ठीक है? तो दाम का मतलब क्या है कि दाम एक छोटे वैल्यू की करेंसी थी। तो ये इंग्लिश में फ्रेज आती है कि जो छोटे वैल्यू के या हल्के लेवल का आदमी है, उसको मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ। आई डोंट गिव अ डैम। ठीक है? इसका मतलब क्या है कि मैं ज़्यादा लो लेवल के या हल्के लेवल के आदमी को ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ। कहीं ना कहीं ये इंग्लिश फ्रेज यहीं से आई है, ऐसा हिस्टोरियंस का मानना है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये जो दाम है ये कॉपर कॉइन है जो स्मॉल वैल्यू का कॉइन था। उसके साथ साथ एक हायर वैल्यू का कॉइन भी शेरशाह ने इंट्रोड्यूस किया था, और वो सिल्वर करेंसी थी। जाहिर सी बात है, कॉपर से सिल्वर की वैल्यू ज़्यादा होती है। वो जो सिल्वर करेंसी शेरशाह ने इशू किए थे उसको हम रुपया कहते थे। उसको क्या कहते हैं? रुपया कहते हैं। और आज हमारी जो करेंसी है इंडिया का रुपया या रुपी, वो शेर शाह सूरी की ही वजह से आए हैं। शेर शाह सूरी का ही रुपया हम आज भी यूज़ कर रहे हैं। उस समय वो सिल्वर का हुआ करता था, और जहाँ जैसे हम यहाँ देख पाएंगे, वो सिर्फ मुगल्स ने इस्तेमाल नहीं किया था, शेरशाह ने तो किया ही। शेरशाह के बाद फिर से मुगल्स आ गए, तो मुगल के साथ साथ अंग्रेज़ों ने भी उसको इस्तेमाल किया। ठीक? शेरशाह सूरी का जो सिल्वर रुपया है उसको मुगल्स के साथ साथ अंग्रेज़ों ने भी इस्तेमाल किया 1835 तक। विलियम बेंटिक नाम के गवर्नर जनरल थे, उनके समय तक 1835 तक ये सिल्वर रुपया इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद अंग्रेज़ों ने बेसिकली जो आज का हमारा रुपी एज ए करेंसी है उसको इंट्रोड्यूस किया था। फिर करेंसी के साथ साथ शेरशाह ने क्या किया, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, उसमें भी बहुत सारा चेंजेस लाए थे। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का रिवॉल्यूशन किया था उन्होंने। तो खास करके उन्होंने 4 इंपॉर्टेंट हाईवेज बनाए थे। अब जो एम्पायर का उनका हमने मैप देखा, तो उनका एम्पायर जहाँ जहाँ फैला था, खास करके नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्ट ऑफ इंडिया प्लस ईस्ट इंडिया, ये सारे एरियाज को कनेक्ट करने के लिए 4 मेजर हाईवेज उन्होंने बनाए थे। पहला हाईवे बांग्लादेश से निकलता था, सोनारगांव नाम की एक जगह थी, वहाँ से निकलेगा, और फिर वो अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर जो है वहाँ पे जाएगा पेशावर में। और पेशावर से उसको सिंध मिलाते थे। पेशावर से फिर से पाकिस्तान में सिंध का जो एरिया है, प्रोविंस, ठीक, वहाँ तक उसको लाते थे। दूसरा था आगरा से लेके बुरहानपुर, जिसको बहरामपुर भी कहते थे। आगरा से लेके बुरहानपुर जो आज का महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का बॉर्डर है, तो आगरा टू बुरहानपुर या बहरामपुर, वहाँ तक उसको लाया गया था। और ये जो हाईवे है आज भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो शेरशाह सूरी की जो हाईवे है ना, आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। जो सोनारगांव टू सिंध तक ये हाईवे गया पहला वाला, उसको आज हम क्या कहते हैं, नेशनल हाईवे नंबर 1 और 1A कहते हैं। उसको हम नेशनल हाईवे नंबर 1 एंड 1A कहते हैं। अंग्रेज़ों के समय में उसको ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता था। अंग्रेज़ों के समय में क्या है, उसको ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता था। ये पॉइंट ध्यान में रखना। ये जो आगरा टू बहरामपुर या बुरहानपुर का जो हाईवे है, उसको आज हम नेशनल हाईवे नंबर 3 के नाम से जानते हैं। टुडे वी कॉल इट एज अ नेशनल हाईवे नंबर 3। फिर एक हाईवे था आपका आगरा से जोधपुर एंड जोधपुर से चित्तौड़। एक हाईवे शेरशाह सूरी ने निकाला था आगरा से जोधपुर और जोधपुर से चित्तौड़ राजस्थान में। वो आज हमारा नेशनल हाईवे नंबर 15 का काम करता है। आज उसको हम नेशनल हाईवे नंबर 15 कहते हैं, और उसको डेजर्ट हाईवे कहा जाता है। उसको डेजर्ट हाईवे इस नाम से माना जाता है या बोला जाता है। तो शेरशाह सूरी के सारे जो हाईवेज है आज भी काम कर रहे हैं। और एक हाईवे जो शेरशाह सूरी ने बनाया वो पूरी तरीके से अभी पाकिस्तान में है। एक जो हाईवे शेरशाह सूरी ने बनाया वो पूरी तरीके से पाकिस्तान में है, जिसका नाम जो
पाकिस्तान में जो आज का लाहौर है, लाहौर से मुल्तान जो है पाकिस्तान में, उसको कनेक्ट करता था। आज का लाहौर, वहाँ से लेके जो सिंध में मुल्तान है, पंजाब सिंध बॉर्डर पर मुल्तान नाम का जो सिटी, उसको कनेक्ट करता था। और शेर शाह सूरी के हाईवेज का और एक खासियत क्या था कि अपने हाईवेज में जो ट्रैवलर्स, टूरिस्ट, पिलग्रिम्स ट्रैवल कर रहे हैं, या मर्चेंट्स या बिजनेस क्लास के जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, सबके कंफर्ट के लिए अपने हाईवेज के बाजू में कुछ कुछ किलोमीटर्स पे उन्होंने रेस्ट हाउसेस बनाए थे। जैसे आज हम होटल्स देखते हैं, ठीक, या गेस्ट हाउस देखते हैं, लॉज देखते हैं, जैसे होटल्स, गेस्ट हाउस, लॉज टाइप के जो आपका ये होता है कंफर्ट एंड रेस्ट हाउस जोन होता है, वो बनाया था शेर शाह सूरी ने। और उसका नाम था सराय है, उसका नाम क्या था? सराय था। तो ऐसे बहुत सारे सराइज या रेस्ट हाउसेस शेर शाह सूरी ने बनाए थे। उसमें से खास करके एक आज भी बहुत फेमस है, आज भी एग्जिस्ट करता है, उसका नाम है मुगल सराय है। आज भी एक एग्जिस्ट करता है सराय जिसका नाम है मुगल सराय। ऐसे बहुत सारे सराइज थे, लेकिन आज जो एग्जिस्ट कर रहा है बहुत ही फेमस रेलवे जंक्शन है इंडिया का, मुगल सराय, ठीक, मुगल सराय नाम का जंक्शन है, और इंडिया का लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन माना जाता है आज, यूपी में आता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हमें देखने को मिलती है, और ये सिर्फ इंटरेस्टिंग नहीं है, एग्जाम के लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। तो डेफिनेटली मुझे यह है, यकीन है आप सभी लोगों को बहुत ही लेक्चर सुनने में मज़ा आ रहा होगा, और सिर्फ सुनने में मज़ा नहीं आ रहा होगा, आप खुद को 400-500 साल पीछे लेके एक तरीके के टाइम मशीन में जाके आप इमेजिन कर रहे होंगे शेर शाह सूरी को, उसके एम्पायर को, और उसने अपने अपने एम्पायर में क्या क्या चेंजेस लाए थे, बदलाव लाए थे, उन चीज़ों को। आपको भी ऐसा लगता होगा कि आप उस समय में गए हो और शेर शाह सूरी के ही एम्पायर का पार्ट हो, उसके ही साम्राज्य का एक हिस्सा हो, उस समय आप थे और आपके आंखों के सामने ये सब चीज़ें बन रही थी, ऐसा आपको इमेजिन होगा। आइए देखते हैं आखिर में हमें शेर शाह सूरी के बारे में क्या जानना चाहिए, जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जाएगा। तो बात यह है कि इतना सारा अपने एम्पायर को बढ़ाने में और उस बढ़े हुए एम्पायर को वेल ऑर्गेनाइज तरीके से एडमिनिस्टर करने में या प्रशासित करने में शेर शाह सूरी लगे हुए थे। और ऐसा माना जाता है कि वो 19-19, 20-20 घंटा काम करते थे, सिर्फ 2 या 3 घंटा सोते थे। लेकिन फिर भी क्या है, उसमें से भी शेर शाह सूरी को थोड़ा सा जब समय मिलता था, तब उन्होंने अपना समय, जो उनका आर्ट और आर्किटेक्चर के प्रति उनका प्यार था, आर्ट कल्चर, ठीक, मतलब कला संस्कृति, इस या जो आपका आर्किटेक्चर है या स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स जो बनाते हैं, उसके प्रति जो उनका प्यार था, लगाव था, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने वो समय इस्तेमाल किया। तो हम देखेंगे कि उन्होंने यमुना के नज़दीक, दिल्ली के पास ही एक नई सिटी बिल्ड कर दी, जिसको दिल्ली का 5वां सिटी कहा जाता है, और उसका नाम है पुराना किला। यमुना के तट पे उन्होंने दिल्ली का 5वां सिटी बिल्ड किया था, जिसका नाम है पुराना किला। तो पूरा जो पुराना किला या फोर्ट और उसके साथ जो मस्जिद है, वो सारा हम आज भी देख पाते हैं, एक टूरिस्ट स्पॉट है बढ़िया से, और एक बेहतरीन जो आर्किटेक्चर का नमूना है उसमें हमें देखने को मिलता है। वैसे ही हम देखेंगे ससाराम, जो शेर शाह की बर्थ प्लेस है, जो कि उसका एक कैपिटल के तौर पे काम करता था, ससाराम, वहाँ पे शेर शाह सूरी ने खुद का टॉम्ब या मॉज़ेलियम बनाया है। नॉर्मली क्या होता है कि आप जब मरते हो, कोई भी व्यक्ति मरता है, तो उसका टॉम्ब या मकबरा या मॉज़ेलियम बनाया जाता है। बट शेर शाह ने जिंदा होते हुए उन्होंने अपने टॉम्ब या मकबरे का काम शुरू किया था। और इनके मकबरे की खासियत क्या है कि ये पानी के बीचों बीच बना है, एक लेक, एक तालाब या लेक के बीचों बीच बना है, वो ज़मीन या ग्राउंड पे ऊपर नहीं है, पानी के बीचों बीच। और ये जो मकबरा बना है वो अष्टकोण या ऑक्टागोनल शेप में बना है। ये जो मकबरा बना है कैसा बना है? अष्टकोण या ऑक्टागोनल शेप में बना है। ये पॉइंट भी उतना ही क्रूशियल है, और वो इंडियन आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस माना जाता है। वो इंडियन आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस माना जाता है। उसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि शेर शाह के समय में एक फेमस सूफी सेंट थे, जिनको शेर शाह बहुत रिस्पेक्ट करते थे।
उनका नाम था मलिक मोहम्मद जयसी। ये जो सूफी सेंट है उनका नाम क्या था? मलिक मोहम्मद जयसी। तो उन्होंने बेसिकली शेर शाह के समय में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएटिक वर्क लिखा है, जिसको काव्य स्वरूप में या कविता स्वरूप में हम बोलते हैं, वैसा पोएटिक वर्क उन्होंने लिखा। शुरुआत में ये वर्क पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया था। शुरुआत में ये वर्क पर्शियन लैंग्वेज में कंपोज किया गया था, लेकिन बाद में जब उसको लिखते वक्त फाइनलाइज किया गया तो उसको हिंदी में किया गया। जब उसको बाद में लिखते वक्त फाइनलाइज किया गया तो उसको हिंदी में किया गया। और वो जो फाइनलाइज किया गया था हिंदी में, वो अवधी हिंदी में किया गया था। वो किस हिंदी में किया गया था? अवधी हिंदी में किया गया था। और उस वर्क का नाम क्या है? पद्मावत। उस वर्क का क्या नाम है? पद्मावत नाम है। आपने पद्मावत मूवी तो सभी ने देखी है। अलाउद्दीन खिलजी, जो रणवीर सिंह ने उसका आपका रोल किया था, और फिर आपकी पद्मिनी ऑफ चित्तौड़, जिसका रोल दीपिका पादुकोण ने किया था। तो ये जो पद्मावत नाम की स्टोरी है, एक लव स्टोरी है, और वो रियल नहीं है, वो फिक्शनल है। ठीक, तो वो लिखी गई थी मलिक मोहम्मद जयसी की तरफ से। किसके अंडर? शेर शाह सूरी के अंडर। तो है कि नहीं ये सब रोचक बातें? तो ऐसी रोचक बातें हमें एग्जाम के लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि शेर शाह को इतना कम समय मिलने के बाद, इतनी सारी अचीवमेंट्स करने के बाद, उसने आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर में भी अपनी अचीवमेंट्स और छाप छोड़ी थी। तो ऐसे जो शाह है वो अल्टीमेटली 1545 में उनकी मृत्यु हुई थी, उनकी डेथ हुई थी। उनकी डेथ कैसे हुई है जानने से पहले यह भी हमें जानना है कि शेर शाह को बहुत ही स्ट्रांग और इफ़िशिएंट रूलर माना जाता है। और जितने वो स्ट्रांग और इफ़िशिएंट रूलर थे, और उनकी आर्मी भी उतनी ही स्ट्रांग और इफ़िशिएंट थी, उनकी आर्मी भी उतनी ही स्ट्रांग और इफ़िशिएंट थी, लेकिन उतने ही वो बहुत ही शांत और ख़ास करके क्या है, एक रिलीजियस पर्सन थे। वो मुस्लिम भी थे और अपने धर्म के प्रति उनको बहुत लगाव था। बहुत ही रिलीजियस पर्सन थे, लेकिन अपने धर्म के प्रति जितना लगाव उनको था, उतना ही रिस्पेक्ट और उतनी ही इज्जत उन्होंने बाकी धर्म को दी थी। कभी भी उन्होंने दूसरे धर्म के प्रति गलत चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया, गलत पॉलिसीज़ का इस्तेमाल नहीं किया था। यह बहुत महत्वपूर्ण बात उनके बारे में हमें जाननी है। और इसलिए हम देखेंगे कि उनके साम्राज्य में, उनके प्रशासन में, उन्होंने जो हिंदूज थे, हिंदूज को भी बड़े बड़े ऑफिसेस और इम्पोर्टेंट ऑफिसेस दिए थे। वो तो मुस्लिम थे फिर भी। ठीक, तो ये बहुत ही बढ़िया बात उनके बारे में देखने को मिलती है। तो ऐसे जो रूलर थे, लेकिन वही होता ना, जो अच्छे लोग होते हैं, वो जो हम कहावत है ना, भगवान उनको जल्दी उठा के लेके जाता है। शेर शाह सूरी का भी वैसे हुआ। सिर्फ 5 साल रूल किया, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी जल्दी मृत्यु हो गई। कैसे? 1545 में ऐसा हुआ था कि आज का जो हमारा प्रयागराज या इलाहाबाद है, उसके नज़दीक एक जगह है कालिंजर। आज का जो हमारा प्रयागराज या इलाहाबाद है, उसके नज़दीक एक जगह है कालिंजर। वो कालिंजर जो जगह है, वहाँ पे एक बहुत बढ़िया फोर्ट है, एक स्ट्रांग फोर्ट। ठीक है, आज भी है, उस समय भी था। तो वो स्ट्रांग फोर्ट शेर शाह सूरी लेना चाहते थे। अपने साम्राज्य के सुरक्षा के हिसाब से शेर शाह सूरी उस स्ट्रांग फोर्ट को अपने कब्जे में करना चाहते थे। ठीक, और उसके लिए बैटल चल रहा था। और बैटल चल रहा था तो क्या हुआ कि शेर शाह सूरी की तरफ से जो तोफ मारी जा रही थी, तोफ में जो गोला डालता है, वो जो गोला डालने वाला आदमी होता है उसको तोफची कहते हैं। तोफ में जो गोला डालते हैं और गोला दागा जाता है, उस आदमी को तोफची कहते हैं। सामने की तरफ से एक तीर आ गया, एरो आ गया, और वो तोफची को लगा, इसलिए तोफची मर गया। सामने की तरफ से एक तीर या एरो आ गया, तोफची को लगा और तोफची मर गया। तोफची मर गया तो शेर शाह सूरी ने देखा तोफची मर गया, तो वो खुद अपने घोड़े से उतर गए और खुद ही गोला बारूद लेके वो तोफ में डालना उन्हें शुरू किया। इन बात ये थी कि उस समय जो ये आपका बैटल चल रहा था या युद्ध चल रहा था, जंग चल रही थी, उस समय मई, मंथ ऑफ मई चल रहा था, मई का महीना था। और मई के महीने में तो प्रयागराज इलाहाबाद की आसपास का टेम्परेचर 45 डिग्री से ऊपर रहता है। तो इतनी गर्मी में बेसिकली क्या हुआ कि गोला बारूद फट गया। इस गर्मी की वजह से गोला बारूद फट गया, और शेर शाह सूरी वो गोला बारूद डाल रहे थे, उसी समय वो फट गया। तो इसकी वजह से क्या है, वो पूरी तरीके से इंजर्ड हो गए, बहुत बुरी तरीके से वो इंजर्ड हो गए
और उस इंजरी से वो बच नहीं पाए और इसलिए अनफॉर्चुनेटली भी उनकी मौत हो गई। जैसे इंडिया के जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर है या दुनिया के भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर जो है, उनकी मौत ऐसे बहुत ही क्या बोल सकते हैं हम उसको कि गलत तरीके से ही हुई थी, एक तरीके से देखा जाए तो बहुत अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हुई थी और जिस तरीके से नहीं होनी चाहिए थी उस तरीके से हुई थी। ऐसे ग्रेटेस्ट रूलर अगर जंग में लड़ते लड़ते मरेंगे तो बात अलग है, पर जंग में ऐसी चीज़ की वजह से अगर मर जाते हैं, जाहिर सी बात है किसी को भी दुख लगेगा। लेकिन जो भी हो, जो उन्होंने काम किया, तो इतिहास के पन्नों में उनका नाम हमेशा के लिए अच्छे नाम से दर्ज है। ठीक है, उनकी मौत के बाद उनके जो सक्सेसर थे वो और 10 साल रूल कर पाए थे, लेकिन जो दम शेर शाह में था, जो नाम शेर शाह ने कमाया था, वो कभी कमा नहीं पाया। और 1555 आते आते क्या हुआ कि जो मुगल बादशाह थे हुमायूं, जिनको शेर शाह ने हराया था और फिर अपना सूर्य एम्पायर चालू किया था, वो हुमायूं वापस भारत में आ गए और उन्होंने शेर शाह सूरी के जो वंशज है या सक्सेसर है उनको हरा दिया। और इसकी वजह से फिर से क्या है कि मुगल एम्पायर वापस आ गया और सुर एम्पायर या सुर डायनेस्टी जो इतनी मेहनत से शेर शाह सूरी ने बनाई थी वो ख़त्म हो गई। लेकिन ख़त्म हो गई फिर भी जो शेर शाह है उसके संस्थापक या फाउंडर, उन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज किया है। ऐसे शख्स को डेफिनेटली हमें झुक के सलाम भी करना चाहिए और इनसे बहुत कुछ सीख के आज की तारीख में हम हमारे देश के लिए, ठीक, हम हमारे भारत देश के लिए, इस हिंदुस्तान के लिए क्या कर सकते हैं यह हमें सोचना है। यही सीख हमें इतिहास से लेनी है, क्योंकि इतिहास या हिस्ट्री का मतलब क्या होता है कि जो इतिहास के पन्ने पढ़ते हैं, जो हम पास्ट में जाके चीज़ों को देखते हैं, उससे हम कुछ सीखना है और सीख के आज की तारीख में हम क्या बदलाव ला सकते हैं, हिंदुस्तान को, हमारे देश को और ताकतवर कैसे बना सकते हैं, हम सबका नाम, सारे भारतीयों का नाम कैसे रोशन कर सकते हैं, यह हमें देखना है। तो मुझे बिल्कुल यकीन है कि आज का यह हमारा जो क्लास है बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ और आप सभी लोगों को पसंद भी आया होगा और पूरी तरीके से समझ भी आया होगा। तो इसी इंटरेस्टिंग बातों को हम कंटिन्यू रखेंगे जो हमारी सीरीज़ चलेगी। इसमें अगले सीरीज़ में हम अब देखेंगे कि मुग़ल एम्पायर कैसे बना था और उसमें क्या क्या हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।